नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 12 बजे की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से किया आज चुनाव प्रचार का आगाज। माढा की चुनावी रैली में महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रही है एनडीए की सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सदमा पहुंचाने वाला है जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोप। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े। फेक वीडियो मामले में कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, वीडियो बनाने में बीजेपी को है महारत हासिल। सेक्स कांड में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के निलंबन की मांग तेज। आज जेडीएस कोर ग्रुप की बैठक में हो सकता है अहम फैसला। कुमारस्वामी ने कहा, अगर गलत काम किया है तो भुगतनी होगी सजा। चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला जारी। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल और बासुरी स्वराज ने नामांकन से पहले किया रोड शो। विधानसभा के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी आज भरेंगे पर्चा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज शाम 4 बजे सुनाएगी अहम फैसला। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। एडमिरल जी के त्रिपाठी बने नए नौसेना प्रमुख। पदभार ग्रहण करने से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद नायकों को दी श्रद्धांजलि। और आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की मुंबई इंडियंस से होगी भिड़ंत। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए मुंबई को मैच जीतना बेहद जरूरी। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की, यानी लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के माढा में जनसभा को संबोधित किया और आज उनकी ये पहली रैली थी जहां वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने यहां कहा कि सिर्फ बीजेपी और एनडीए की सरकार ही महाराष्ट्र में विकास के काम कर सकती है। जब देश में मजबूत सरकार होती है तो उसका ध्यान वर्तमान के साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी होता है। यही सोचकर आज भाजपा सरकार रेल, रोड, एयरपोर्ट पर अभूतपूर्व खर्च कर रही है। जितना कांग्रेस सरकार ने अपने 10 साल में खर्च किया, उतना आज हम 1 साल में खर्च कर रहे हैं। तभी तो आज आप हर तरफ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इन दिनों लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पुणे में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। पूछो कि गरीबी कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है।
और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले को आघातजनक बताया है। गुवाहाटी में दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि रेवन्ना से जुड़े आरोप को सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री से सवाल करे। रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। और वहीं अमित शाह ने फेक वीडियो मामले पर कहा कि यह कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि भाजपा देश की नारी शक्ति के साथ है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, निराधार झूठ बोलकर प्रजा में भ्रांति फैलाने का काम लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं मानता हूं कि अब फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास ये बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया जाए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस फेक वीडियो का जिक्र किया है, दरअसल उस पर दिल्ली पुलिस एक्शन में भी है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब भी किया है। रेवंत रेड्डी ने इस पर कहा है कि वो डरने वाले नहीं है। दरअसल पिछले दिनों अमित शाह की ओर से आरक्षण पर दिए गए एक बयान को लेकर छेड़छाड़ करके उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। उस फेक वीडियो को मंत्रालय की ओर से गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है और इस वक्त 5 राज्यों में जांच हो रही है। वहीं यौन उत्पीड़न के आरोपों में बुरी तरह से फंस चुके जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर आज उनकी पार्टी कोई फैसला ले सकती है। दरअसल जेडीएस में प्रज्वल के निष्कासन की मांग जोर पकड़ रही है। इन सब के बीच आज हुबली में पार्टी की ओर कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है, जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और इसी बीच जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी प्रज्वल रेवन्ना को कोई सपोर्ट नहीं देना चाह रही, बल्कि पीड़ित महिलाएं देवगौड़ा और उन पर भरोसा रखें। Prajwal issue is there or not, that is left to the government to take the decision. Just a minute. Take the decision. That is the responsibility of the government. We will not protect even if this has happened. We are not going to protect even our Prajwal Revanna MP. This issue, they will not take any decision. I know why these people several times they have done like this. DK Shivakumar. Their only intention is to malign our family. चुनावी रैलियों में राहुल गांधी की तरफ से नफरती भाषण देने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया था और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग को सोमवार 29 अप्रैल तक जवाब देना था, लेकिन कांग्रेस ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि चुनाव में ऐसे नोटिस मिलते रहते हैं। ये सबको मिलता, मेरे को भी मिला था, राहुल गांधी को मिला, हमने भी टाइम मांगा है। मैं तो 15 दिन का टाइम मांगा हूँ, राहुल गांधी को भी 15 दिन का टाइम मांगा हूँ, मैंने लिख के भेजा है। वो उनको भी ये चुनाव में होते रहता है और लोग सताने के लिए और चुनाव में हम लोग घबरा जाके ये लोग इधर उधर हो जाए इसलिए देते रहते हैं।
नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है और इससे पहले हौज खास में रोड शो उन्होंने किया। रोड शो के जरिए बांसुरी स्वराज ने जनता से विजयी बनाने की भी अपील की है। बांसुरी स्वराज पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। उनके साथ दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रही और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने आज नामांकन दाखिल करने से पहले श्री पुष्टिपति गणेश मंदिर में जाकर के पूजा आराधना की है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल इस समय राज्यसभा से सांसद हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर चुनावी समर बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। पेशे से प्रोफेसर कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ 4 बार विधायक भी रह चुकी हैं, तो वहीं उनके खिलाफ महायुति गठबंधन से प्रत्याशी भाजपा के उज्जवल निकम हैं। उज्जवल निकम का नाम सामने आने के बाद अब इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर होने वाले आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिल रहे आरक्षण के साथ है। कांग्रेस ने पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण के लाभ में उसने सेंधमारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटका सरकार को तलब भी किया है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान निर्माताओं का पूरा सम्मान करती है और 2025 का वर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को कहा है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोधी है, क्योंकि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, मजहब के आधार पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोधी है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लाभ का पूरी तरह पक्षधर है। हरियाणा के पंचकुला में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में जेजेपी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों को देखते हुए दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी, जो अपने साथियों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज्वाइन की है, और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता अन्य दलों के हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लगातार ज्वाइन भी कर रहे हैं। और हरपाल जी कंबोज, उन्होंने जजपा के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर रह करके काम किया है। आज वो अंबाला के और बाहर से अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पुनः इनका भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। नेल्लौर सिटी विधानसभा क्षेत्र से टीडीपी उम्मीदवार पोंगुरु नारायण ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया। डोर टू डोर अभियान के तहत पोंगुरु नारायण ने लोगों से बातचीत की। आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के साथ एक ही चरण में 13 मई को मतदान होना है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है, जहां विजयवाड़ा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वाईएसआरसीपी उम्मीदवार शेख आसिफ ने भी डोर टू डोर चुनाव अभियान चलाया।
इस दौरान लोगों से मिलकर पार्टी के कामकाज का भी जिक्र किया। और इसी के साथ फिलहाल लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों में इतना ही। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बात करते हैं अब अन्य खबरों की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 4 नक्सलियों को ढेर भी किया जा चुका है। ये मुठभेड़ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर अबूझमाड़ के टेका मेटा में चल रही है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ की शुरुआत उस समय हुई जब स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इस मुठभेड़ में अब तक किसी भी सुरक्षाकर्मी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। अभी भी इलाके में सर्च अभियान जारी है। इससे पहले राज्य में मतदान से पहले भी कांकेर के जंगलों में नक्सली मुठभेड़ में माओवादियों को मार गिराया गया था। इस मुठभेड़ में भी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश आज 4 बजे आएगा। कोर्ट ने जेल में बंद सिसोदिया की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। कोर्ट ने गिरफ्तारी के विरोध में दायर की गई अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल सोमवार को भी सुनवाई की थी और उस दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कई सवाल पूछे थे, जिसमें एक सवाल यह भी था कि आपने ट्रायल कोर्ट में आखिर जमानत के लिए याचिका क्यों नहीं डाली, जिसके जवाब में केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है क्योंकि गिरफ्तारी ही अवैध है और धारा 19 का दायरा बहुत व्यापक है। पतंजलि कंपनी के मालिक रामदेव पेशी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पतंजलि उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज कोर्ट में अहम सुनवाई है, जिसमें पतंजलि की ओर से मांगी गई माफी का आंकलन होना है। मामले में इससे पहले हुई सुनवाई में रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए माफी मांगने के लिए कहा था, जिसके बाद रामदेव और बालकृष्ण ने माफी भी मांगी थी। जीएसटी खुफिया विभाग ने बाबा रामदेव की पतंजलि फूड्स को टैक्स मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। इससे पहले जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय चंडीगढ़ जोनल यूनिट से भी पतंजलि को नोटिस भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला में चल रहे एएसआई के सर्वेक्षण का आज 40वां दिन है। एएसआई के लिए आज का दिन बेहद ही खास और अहम है। दरअसल एएसआई की टीम को बीते कल ही हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एएसआई ने सर्वे के लिए कोर्ट से 8 सप्ताह का समय और मांगा था। 29 अप्रैल को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एएसआई के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के सर्वे पर रोक लगाने की मांग को भी खारिज कर दिया। आज से आने वाले 8 सप्ताह के लिए एएसआई यहां अपना सर्वेक्षण जारी रखेगी। एएसआई टीम का दावा है कि सर्वे में कई अहम सबूत मिले हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर ये तय होगा कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद। सर्वे पूरा होने के बाद एएसआई की टीम 4 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस प्रकार का प्रकाशन अनुचित और निराधार है। उन्होंने कहा कि आपराधिक संगठन, आतंकवादियों और अन्य लोगों के नेटवर्क संबंधित अमेरिकी सरकार द्वारा साझा की गई सुरक्षा चिंताओं पर भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की जांच चल रही है। ऐसे में इस पर काल्पनिक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां सही नहीं है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच इजराइल और हमास में जारी संघर्ष को समाप्त करने को लेकर भी बातचीत हुई। पिछले कुछ दिनों से एंटनी ब्लिंकन मध्य पूर्व के दौरे पर हैं। इजराइल की ओर से संघर्ष विराम के मुद्दे पर उदासीन रवैया के बाद ब्लिंकन के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। ब्लिंकन अरब देशों के साथ चर्चा करके इजराइल पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में है ताकि संघर्ष विराम को लागू करके गजा में मानवीय सहायता की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी गजा में मानवीय स्थिति में सुधार के लिए मांग की थी। वहीं अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में मार्शल टास्क फोर्स के 4 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारी हथियार रखने के आरोप में वांछित एक अपराधी के लिए वारंट की तामील कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि इस गोलीबारी में 5 अन्य अधिकारी घायल हो गए हैं। चार्लोट मैक्लेनबर्ग पुलिस प्रमुख जॉनी जेनिंग्स ने कहा कि अधिकारियों को वांछित संदिग्ध ने गोली मार दी थी जब वो चार्लोट में उसके घर के पास पहुंचे थे। जेनिंग्स ने कहा कि इसके बाद एक दूसरे व्यक्ति ने घर के अंदर से अधिकारियों पर गोलीबारी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ब्याज वसूलने में अनुचित तौर तरीके अपनाने पर चिंता जाहिर करते हुए उन्हें सुधार संबंधित कदम उठाने और अतिरिक्त शुल्क लौटाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। आरबीआई ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि वो कर्ज वितरण के तरीके, ब्याज लगाने और अन्य शुल्क के संबंध में अपने तौर तरीकों की समीक्षा करें। जरूरी होने पर आवश्यकता अनुसार बदलाव जैसे कदम उठाएं। और अब बात खेलों की, जहां आईपीएल में आज घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। 9 मैचों में 5 जीत के साथ लखनऊ अंक तालिका में 5वें और 3 जीत के साथ मुंबई 9वें स्थान पर बनी हुई है। लखनऊ और मुंबई को अपने पिछले मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का गुरु पर्व आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है और इस अवसर पर श्रद्धालु श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने भी पहुंच रहे हैं। सर्वधर्म संभाव के प्रखर पैरोकार गुरु अर्जुन देव की श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।